नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। दोस्तों, ये हमारा यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस अधिनियम में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का उल्लेख था? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों, यहाँ पे 1773 होना चाहिए, ये गलत प्रिंट हो गया है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी चार्टर एक्ट 1833। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1935 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई दोस्तों। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत दोस्तों कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1974 में हुई थी। और चार्टर एक्ट 1833 है, इसके तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा शुरू करने का प्रयास किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन ए सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में, बी कांग्रेस पार्टी ने 1942 में, सी मुस्लिम लीग ने 1938 में, डी स्वराज पार्टी ने 1924 में। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वराज पार्टी ने 1924 में। 1924 में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का विचार दिया और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का ये पहला अवसर था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं कथन और कारण के रूप में। तो दोस्तों, कथन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन आपके हैं, उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सत्य है? ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सत्य हैं और ए और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोस्तों, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूरी तरह से सक्षम है और दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधान से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, इसलिए दोस्तों इसे एक ग्रहित संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है? ए अमेरिकी संविधान से, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी कनाडा के संविधान से, डी फ्रांस की क्रांति से। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में सम्मिलित है? ऑप्शन ए विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ, बी जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण, सी भत्तों एवं विशेषाधिकार संबंधी प्रावधान, डी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य में प्रतिनिधित्व। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, भारत के संविधान में चौथी अनुसूची जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यों में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है दोस्तों। और इसमें जो दूसरी अनुसूची है दोस्तों वो आपके भत्तों एवं विशेषाधिकार संबंधी है। ठीक है, और तीसरी अनुसूची में जो है दोस्तों
वो आपका उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, 16, 19, 20। बी अनुच्छेद 14, 15, 19 और 29। सी अनुच्छेद 16, 19, 20 और 22। डी है आपका अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि भारतीयों को जो मूल अधिकार प्राप्त हैं वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं है। वो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? आपका ऑप्शन ए है, एक है कानून बनाकर, 2 शिक्षा की उन्नति द्वारा, 3 जन जागरण द्वारा, 4 नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो दोस्तों इस कूट से सही उत्तर का चयन करना है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। 1, 2 और 3 सही है। भारत का संविधान अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है। अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में ऑप्शन ए न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, बी सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, सी वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका है, डी द्विसदनीय विधायिका है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है दोस्तों, और ब्रिटेन में ये प्रणाली नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने का सुझाव दिया? ऑप्शन ए 8, बी 10, सी 12, डी 7। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8। ठीक है, 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। समिति ने सिफारिश की थी कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए, इसलिए समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए? ऑप्शन ए 35 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी आयु सीमा नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, और प्रधानमंत्री पद हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष यानी लोकसभा सदस्य की जो आयु होती है वो होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद के सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के प्रति, बी संसद के प्रति, सी लोकसभा के प्रति, डी राष्ट्रपति के प्रति। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं दोस्तों, और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्रियों का उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम है? ऑप्शन ए है बीपी सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवगौड़ा, चरण सिंह, बी है चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवगौड़ा, सी चरण सिंह, चंद्रशेखर, बीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, डी चंद्रशेखर, बीपी सिंह, चरण सिंह और एचडी देवगौड़ा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
चरण सिंह 1979-80, और उसके बाद में बीपी सिंह 1989 से 90 तक, चंद्रशेखर 1990 से 91, और एचडी देवगौड़ा जो हैं 1996-97 में जो है प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? आपका ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी विधि आयोग का अध्यक्ष, सी महान्यायवादी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी महान्यायवादी। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए या परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी दोस्तों भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गईं? ठीक है, ऑप्शन ए कोंकणी नेपाली संथाली, ठीक है, बी है कोंकणी नेपाली मणिपुरी, सी सिंधी संथाली भोजपुरी, डी संथाली नेपाली और आपका बोडो। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, कोंकणी नेपाली और मणिपुरी। ये मणिपुरी, ये तीनों जो हैं कोंकणी नेपाली मणिपुरी तीनों जो हैं वो आपकी 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन द्वारा। और संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और दोस्तों 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो डोगरी मैथिली इनको जो है राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ए 1990 में, बी 1991 में, सी 1992 में, डी 1993 में। तो भारत में मानवाधिकार लागू हुआ था, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है 1993 में। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 से लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 105, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 100, डी अनुच्छेद 107। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 108। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? ऑप्शन ए 452, बी 245, सी 250, डी 545। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है अधिकतम संख्या राज्यसभा में 250 हो सकती है। ठीक है दोस्तों, 238 राज्यों से होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से जो है आपके 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और वर्तमान में राज्यसभा में 245 दोस्तों जो है वो सदस्य हैं, 229 राज्यों से, 4 संघ राज्य क्षेत्रों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किन्हें राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ऑप्शन ए है आपका छत्तीसगढ़ व झारखंड, बी है गुजरात व कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश, डी असम व केरल। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश। इन दोनों राज्यों में राज्यसभा की 11-11 सीटें हैं और गुजरात और कर्नाटक में जो है आपका गुजरात में 11 है, कर्नाटक में 12 है और छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो है आपका 5 सीटें हैं, झारखंड में 6 है। ठीक है, केरल में 9 हैं, असम में दोस्तों 7 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? ऑप्शन ए परमादेश, बी उत्प्रेषण, सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, डी अधिकार परीक्षा।
तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्प्रेषण। दोस्तों यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय देता है तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण याचिका द्वारा निचले न्यायालय के निर्णय को रद्द कर देता है और मामले को अपने पास लेकर सुनवाई करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन ए 320, अनुच्छेद 320, बी अनुच्छेद 222, सी अनुच्छेद 226 और डी अनुच्छेद 227। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 226। और अनुच्छेद 220 जो है वो आपका लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है और 222 अनुच्छेद आपका जो है वो किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण होता है। और अनुच्छेद जो 227 है वो सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है ये 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, बी ये मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र भेज सकते हैं, ये भारत की संचित निधि से पेंशन प्राप्त करते हैं, और डी है आपका राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका कि मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में तो मुख्य न्यायाधीश, इसमें से सिर्फ बी जो है ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, बी लोकसभा स्पीकर को, सी संसदीय मामलों के मंत्री को और डी भारत के प्रधानमंत्री को। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, लोकसभा स्पीकर को। ठीक है, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। ठीक है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? ऑप्शन ए 500, बी 450, सी 400, डी 550। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 355। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शांति के लिए है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 आपका जो है वो आपका वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका गठन ऑप्शन ए कार्यपालिका आदेश के तहत हुआ, बी संसद में पारित अधिनियम के तहत हुआ, सी राष्ट्रपति के अध्यादेश के तहत हुआ, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें से कोई नहीं है क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया?
ऑप्शन ए 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, बी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, सी 42वें संशोधन अधिनियम और आपका डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। मूल संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान नहीं था दोस्तों, ठीक है, तो इसलिए इसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों की शक्तियां एवं प्राधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए आपका ऑप्शन अनुच्छेद 243 डी, बी अनुच्छेद 243 एच, सी अनुच्छेद 243 के, डी अनुच्छेद 243 जी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है, आपका बिल्कुल राइट आंसर है अनुच्छेद 243 जी, डी बिल्कुल राइट आंसर है। और जो डी है आपका ये जो है आपका पंचायतों में आपका जो है सीटों का आरक्षण है, और 243 एच, जो 243 एच है वो आपका पंचायती क्षेत्र में करारोपण की शक्ति से रिलेटेड है, और 243 के ये वाला आपका सी जो है ये पंचायतों के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में 2013 में 3 नए उच्च न्यायालयों का गठन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है आपका मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम, डी मेघालय। तो दोस्तों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी मिजोरम। मिजोरम जो है वो इसमें शामिल नहीं है। तो 2013 में 3 पूर्वी राज्यों मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में अलग अलग न्यायालयों का गठन किया गया था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 के अतिरिक्त संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 252, ठीक है, बी अनुच्छेद 365 अनुच्छेद 352 है, ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 365, सी अनुच्छेद 358, डी अनुच्छेद 362। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, अनुच्छेद 365 के द्वारा राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असफल हो या उस राज्य ने संविधान के अनुसार कार्य नहीं किया, तो अनुच्छेद 365 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियाँ किस अनुच्छेद में निहित हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 154, बी अनुच्छेद 163, सी अनुच्छेद 164, डी अनुच्छेद 167। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियाँ हैं। और अनुच्छेद 154 जो है दोस्तों वो राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं। 164 जो है ये राज्य मंत्री परिषद विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदार का प्रावधान है। अनुच्छेद 167 आपका जो है वो राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि मुख्यमंत्री का दायित्व है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका ऑप्शन 2005 में पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए तेलुगु, बी कन्नड़, सी मलयालम, डी संस्कृत। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी संस्कृत को 2005 में संस्कृत को दिया गया है। और आपका जो कन्नड़ है वो 2008 में इसको जो है दर्जा दिया गया था, और तेलुगु को तमिल को 2004 में, और मलयालम जो है आपका वो 2013 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान
अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के संबंध में उपर्युक्त कथन किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए है सर आइवर जेनिंग, बी केसी वेयर, सी हेरोल्ड लास्की, डी डी बसु। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें जो है दोस्तों सूची दी गई हुई है, इन सूचियों को सुमेलित करना है। सूची एक तरफ राज्य हैं, दूसरी तरफ लोकसभा सीटों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश, ए उत्तर प्रदेश, इसका जो है 1 नंबर 26 दिया है, बी आंध्रा 2 28, सी कर्नाटक 3 80, डी गुजरात 4 25। तो दोस्तों इसका जो मिलान करना है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। ठीक है, कर्नाटक में दोस्तों जो हैं वो 25 सीटें हैं, और आपके गुजरात में जो है वो 26 सीटें हैं दोस्तों, और आंध्र प्रदेश में जो है दोस्तों वो आपके आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, कर्नाटक में 28 है। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में आपकी जो हैं वो आपकी कर्नाटक की 28 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश 25 हैं, और उत्तर प्रदेश 80 हैं, गुजरात की 26 हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके प्रति अभियोग लगाने का प्रावधान नहीं है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है आपका राष्ट्रपति के विरुद्ध, बी चुनाव आयुक्त, सी मुख्य चुनाव आयुक्त, और आपका डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, चुनाव आयुक्त। ठीक है, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रति अभियोग पारित करना जो है वो आवश्यक होता है, और चुनाव आयुक्त के लिए ये प्रावधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 235, बी अनुच्छेद 234, सी अनुच्छेद 233, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अनुच्छेद 233। ठीक है, 233 ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, 234 जो है वो न्यायिक सेवा में अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति है, और 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र एवं राज्यों में मंत्री परिषद की सीमा को निश्चित किया गया है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए 71वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 51वें संविधान संशोधन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो 51वें संविधान संशोधन द्वारा जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में टीबी मामलों में वर्ष 2020 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ऑप्शन ए है आपका 40%, बी 19%, सी 23%, डी 35%। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी 19%। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसे बीबीसी इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया? ऑप्शन ए कर्णम मल्लेश्वरी, बी शेफाली वर्मा, सी मिताली राज, और डी मीराबाई चानू। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, मीराबाई चानू। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने प्रमुख निकायों के लिए चुना गया? तो ऑप्शन ए 4, बी 10, सी 7, डी 12।
तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद में जो है वो 4 निकायों के लिए चुना गया है भारत को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है आपका 24, बी 15, सी 17 और डी 23। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी, 17 पदक जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने जीते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी पंजाब। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। प्रधानमंत्री ने दूधवाणी नामक सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन जो है, स्टेशन का उद्घाटन जो है वो गुजरात में किया था दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए कोची, बी विशाखापत्तनम, सी मुंबई, डी पुडुचेरी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। मुंबई में पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी नेपाल। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए पाकिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का नवा संस्करण कहाँ समाप्त हुआ? आपका ऑप्शन ए बकलोह हिमाचल प्रदेश, बी पोखरण राजस्थान, सी रानीखेत उत्तराखंड, डी चांदीपुर ओडिशा। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी पोखरण राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए है आपका वासुदेव मोही, बी प्रोफेसर रामदरस मिश्र, सी डॉक्टर शिवा रेड्डी, के शिवा रेड्डी, डी डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी प्रोफेसर रामदरस मिश्रा। ठीक है, इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में चिथिरई उत्सव शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है ओडिशा, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक में चिथिरई उत्सव जो है वो शुरू हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए भारत के साथ 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका असम, बी मेघालय, सी मणिपुर, डी नागालैंड। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। एशियाई विकास बैंक ने 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का जो है भारत के साथ समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए है दोस्तों अप्रैल 2014, बी अप्रैल 2005, सी अप्रैल 2009, डी अप्रैल 2019। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी अप्रैल 2005 में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र सहारनपुर,
बी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, सी है केंद्रीय चारागाह एवं चारा झांसी अनुसंधान केंद्र झांसी, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी ये आपका लखनऊ। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये सहारनपुर, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथक में स्नातक की डिग्री प्रदान करता है? ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी आगरा विश्वविद्यालय, सी भातखंडे संस्थान लखनऊ संगीत संस्थान लखनऊ, डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका है डी सभी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ, ये तीनों जो हैं वो संगीत जो है आपका नृत्य में, कथक नृत्य में जो है वो स्नातक की डिग्री प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम गो अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया? आपका ऑप्शन ए है सोनभद्र, बी मिर्ज़ापुर, सी चंदौली, डी सौराव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, मिर्ज़ापुर। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्ज़ापुर के हालिया ब्लॉक में जो है वो राज्य का प्रथम गो अभयारण्य स्थापित किया था दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेतवा व तथा यमुना नदी का संगम निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर होता है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए है भुजहा, बी हमीरपुर, सी सहारनपुर, डी कौशाम्बी। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी हमीरपुर। बेतवा तथा यमुना नदी का संगम जो है वो हमीरपुर में होता है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के में जो है भोपाल से निकलकर ग्वालियर, ललितपुर, झांसी, जालौन से होती हुई हमीरपुर के निकट यमुना नदी में जो है वो मिल जाती है। ठीक है, तो हमीरपुर बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा या से सुमेलित है? आपका ए है पशु जैविक औषधि संस्थान बरेली, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी और आपका राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट कानपुर। तो दोस्तों इसमें आपका नीचे कूट दिया हुआ है, कूट में जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। 2 और 3 ये बिल्कुल सही है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो है आपका बरेली में है, और पशु जैविक औषधि जो है वो आपका लखनऊ है। ठीक है, और राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ये आपका अमेठी में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मथुरा के तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1980, बी 1981, सी 1982, डी 1972। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1982। 1982 बिल्कुल राइट आंसर है। तेल शोधक कारखाना मथुरा की स्थापना 1982 में की गई, लेकिन दोस्तों इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन 1916 में शुरू हुआ। ठीक है, 2 है उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि संशोधन अधिनियम 1994 के तहत प्रदेश में 2 प्रकार के नगर निकाय गठित किए गए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए है आपका केवल 1, बी 2 और सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा वाला जो है वो कथन असत्य है। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन 1916 में शुरू हुआ, तो इसमें जो पहला है वो बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है,
तो ऑप्शन ए है वह साधारणतया राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, बी वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, सी वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, डी उसका पद पर बना रहना जो है बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वह साधारणतया राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सही नहीं है। कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, ये राज्यपाल द्वारा साधारणतः चयन नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, बी संसद द्वारा, सी राज्य के राज्यपाल द्वारा, डी राज्य विधान मंडल द्वारा। तो दोस्तों इसमें किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाने की बात की जा रही है, तो ये संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों,